नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं शिवराज कैबिनेट की बैठक की, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें जबलपुर में 2 नई तहसील पोंडा और कटंगी के गठन का फैसला लिया गया। मऊगंज में देवतालाब और ग्वालियर में पिछोर तहसील को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही पत्रकार कल्याण योजना में संशोधन कर मृत्यु पर परिवार को 8 लाख देने, बीमारी पर इलाज की राशि बढ़ाने का फैसला हुआ। केंद्रीय सहायता राशि 1200 करोड़ से नगरीय क्षेत्रों में विकास भी होगा। अतिथि विद्वानों को 50,000 महीना देने के साथ ही अवकाश बढ़ाने को मंजूरी मिली है। राज्य पुलिस सेवा को पंचम सेवा, श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए गांव बसाने को मंजूरी। चंबल खिलाड़ी योजना में 25,000 से 50,000 देने का फैसला हुआ। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक हुई है और कई सारे फैसले इसमें लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कई बड़े फैसले जो है शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए हैं। बड़ी बैठक कैबिनेट की हुई है, जिसमें तहसीलें बनाने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही साथ कई सारी सौगात जो है दी गई है, कई सारे निर्णय इसमें लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कैबिनेट की बैठक हुई है, शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है, कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से फैसले, क्या क्या खास रहा, विस्तार से बताइए। देखिए, शिवराज कैबिनेट की बैठक अभी खत्म हुई है और इस कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने इंदौर में जो आईटी नीति के तहत इन्फोसिस को 50 एकड़ जमीन दी थी, वो वापस लेने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। यानी कि जो इन्फोसिस को जमीन का आवंटन किया गया था, उसको राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है। तो ये एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया। इसके अलावा भोपाल में पत्रकार भवन जो था, वहां पर अब नया मीडिया सेंटर बनाया जाएगा और अगले 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसका भूमि पूजन करने का काम करेंगे। और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से पत्रकारों को बुलाने की तैयारी भी सरकार के द्वारा की जा रही है। तो करोड़ों रुपए की लागत से ये मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। और इसके अलावा पत्रकार कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी आज कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बीते दिनों जो घोषणाएं की गई थी, उस पर भी मुहर लगाई गई है। यानी कि जो नई तहसीलों के गठन का मामला हो, चाहे जबलपुर का मामला हो या दूसरी जगह जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी, उनके गठन को भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अलावा श्योपुर में जो नदी का पानी चढ़ जाने के कारण कई गांव बाढ़ से अक्सर घिर जाते हैं, अब राज्य सरकार ने जमीन की अदला बदली के तहत उन गांवों को वहां से हटाकर किसी अन्य जगह पर बसाने का फैसला लिया है, ताकि हर साल होने वाली बाढ़ की समस्या को खत्म किया जा सके और जो गांव इस बाढ़ के पानी से घिर जाते थे, उनके लिए एक परमानेंट व्यवस्था कर दी जाए। तो ये एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तो कुल मिलाकर आज कई क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा अतिथि विद्वानों का जो मानदेय है बढ़ाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, उसको भी आज राज्य सरकार ने बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का फैसला किया है। इसके अलावा महिला फुटबॉल के अगले 5 साल के प्लान के लिए भी राज्य सरकार ने जितने फैसले लिए गए हैं, अनुराग, हम ये माने कि साधने की कोशिश पूरी तरह से की गई है। चुनाव नजदीक हैं और ऐसा कोई भी मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती, और इसी बीच ये बड़ा फैसला हम देख रहे हैं, चाहे कोटवारों के लिए हो, चाहे अलग जो और भी फैसले आज लिए गए हैं। को खुश करने की तैयारी में यही वजह है कि अतिथि विद्वानों की मानदेय को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। कोटवारों को लेकर भी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले कोटवारों के सम्मेलन में जो घोषणाएं की थी, उसको पूरा करने के प्रस्तावों को आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। तो अतिथि विद्वान हो, कोटवार हो या शिक्षकों से जुड़े मामले हों, पुलिस कर्मियों को जो राज्य सेवा के पुलिस अधिकारी होते हैं, उनको पंचम वेतनमान दिए जाने के फैसले को भी आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। तो कुल मिलाकर आज की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार के इस फैसले से एक बड़ी आबादी को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए।
बीजेपी के मेगा शो कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी के संबोधन के चंद घंटे बाद जारी हुई बीजेपी प्रत्याशियों की 39 नामों वाली दूसरी सूची में ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरत में है। बीजेपी ने प्रदेश के करीब सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की टिकट भले ही अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि वो बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। सीएम के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इंदौर से एक बार फिर से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं जबलपुर सांसद राकेश सिंह, सीधी सांसद रीति पाठक और गणेश सिंह को भी बीजेपी चुनाव लड़ाने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसद चुनावी मैदान में हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो केंद्रीय कृषि मंत्री होने के साथ चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उनके ही छोटे भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर महाकौशल की नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 3 बार के सांसद उदय प्रताप गाडरवाड़ा सीट से 15 साल बाद विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह पहली दफा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद इंदौर सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और अब सियासी गलियारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी के टिकट पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज भी कसा है। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। बीजेपी की दूसरी सूची पर गौर किया जाए तो एक बात साफ नजर आती है, पार्टी इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। दिग्गजों को मैदान में उतार कर पार्टी ने प्रदेश के जातीय और सियासी समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझे कोई भी सीट पर लड़ने का कहा जाता मैं तैयार था, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहना कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जिस सीट पर मुझे लड़ाया गया उस आदमी को तो चुनाव हराने वाला कोई था नहीं। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े-बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? अब देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। मुश्किल सीटों पर बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी है। छिंदवाड़ा, लाहार और राघोगढ़ तीनों सीटें जीतना बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने बीजेपी ने विवेक साहू बंटी को उतारा है। लाहार विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सामने अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। राघोगढ़ सीट पर जयवर्धन सिंह के सामने हीरेंद्र सिंह बंटी पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दल बदलू नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए हीरेंद्र सिंह बंटी और ब्रिज बिहारी पटेरिया और बसपा से आए अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी ने अब तक 2 सूची जारी कर कुल 78 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जातिगत समीकरण और आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखकर प्रत्याशी चयन हुआ है। ग्वालियर, चंबल, विंध्य, महाकौशल और मालवा में बड़े चेहरों को उतारकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश भी जारी है। अब जनता को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि इन तमाम दिग्गजों के सामने
कांग्रेस के नेताओं पर दाव लगाती है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। वीडी शर्मा ने बयान दिया है, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। ये वीडी शर्मा ने कहा कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखते हैं, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है, नेतृत्व जो कहेगा वो हम करेंगे। सुरजेवाला पर वीडी शर्मा ने पलटवार भी किया। सुरजेवाला कभी कोई पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़े, जनता को रावण कहते हैं, ये किस खेत की मूली है। तो दूसरी लिस्ट जो है प्रत्याशियों की जारी हो चुकी है और इसके बाद से ही सियासत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हमने देखा लगातार कांग्रेस हमलावर है और कई तरह के आरोप जो है लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, तभी दिग्गजों को मैदान में उतारा। तो वहीं सुरजेवाला ने भी इसी तरह का बयान दिया। अब जो है वीडी शर्मा ने बयान दिया है, पलटवार उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि सुरजेवाला ने कभी कोई पार्षद का चुनाव भी लड़ा है। ये सवाल उनसे उन्होंने किया। आखिर क्या कुछ उन्होंने और भी बातें कही हैं, आइए सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए। अभी तक 78 कितने होंगे? 78 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है। तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व हमें काम देता है। मुझे काम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के काम की जिम्मेदारी दी है। मैं उस काम को प्रयास कर रहा हूं। और वे सुरजेवाला जिनका नाम ले रहे हो, जो कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीते, जिनकी कोई औकात नहीं है, मैं शब्द थोड़ा सा कड़ा हो सकता है जी, मैं ऐसे लिए व्यक्ति वैसे जनरली इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसे धूर्त आदमी के लिए उपयोग कर रहा हूं जो देश की जनता को, जो किसी दल को वोट करती है, उन्हें राक्षस कहता है। अरे इनके मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? इनके पास इनके नेताओं की औकात खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक हो गए, चलने फिरने की स्थिति नहीं है, फंसू कर निकल जाता है और बातें कर रहे पता नहीं कहां की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, जब से लिस्ट आई है, बयानबाजी, सियासत हम खूब देख रहे हैं। अब जो सुरजेवाला ने बयान दिया था उस पर वीडी शर्मा भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या कभी पार्षद का भी चुनाव लड़ा है? आखिर किस बात का घमंड है, कैसी वो बातें करते हैं? और कई सारी तमाम बातें वीडी शर्मा द्वारा कही गई। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी की दूसरी सूची जो सामने आई है उसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं और बीजेपी ने लगभग प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र पटेल हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, रीति पाठक जो सांसद हैं, गणेश सिंह की बात कर लीजिए, उदय प्रताप सिंह की बात कर लीजिए, तमाम नेता अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें चुनावी मैनेजमेंट का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, बंगाल में उन्होंने बीजेपी के लिए काम करके दिखाया था, उन्हें भी बीजेपी ने इंदौर 1 से सीट दे दी है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो 2018 में बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई थी, कांग्रेस ने ज्यादा सीटें वहां पे गेन करके सरकार बनाने में कामयाबी मिली थी कांग्रेस को, अब बीजेपी कहीं ना कहीं वो जो गलतियां हुई थी उन्हें दोहराने से बचती हुई नजर आ रही है और तमाम सियासी समीकरण है, जातीय समीकरण है, उनको साध रही है। और सभी क्षेत्रों में, चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, महाकौशल हो या फिर विंध्य की बात करें, तो सभी जगह के जो बड़े चेहरे हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे बीजेपी की कोशिश है कि सियासी समीकरणों को भी साधा जाए और इसके साथ साथ जातीय समीकरणों को और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधा जाए और इन बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से वहां पर जो अन्य प्रत्याशी हैं उनको भी थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। ये बीजेपी की कोशिश जरूर इस पूरी लिस्ट का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो दिखाई देती है। और अगर आप दूसरी तरफ बयानबाजी की जो आप बात कर रहे हैं, बयानबाजी अब और भी ज्यादा तल्ख होती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हमला बोला और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पार्टी जो आदेश देती है हम लोग वो काम करते हैं, हम
लोग पार्टी के लिए काम करने वाले सिपाही हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मुझे खुद थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जब इंदौर 1 से मेरे नाम की घोषणा हुई, लेकिन पार्टी का काम करना है और वो हम लोग पूरी ताकत से करेंगे। हालांकि कांग्रेस इन तमाम बयानों को लेकर अब निशाना साधता हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग जो अध्यक्ष हैं के मिश्रा, उन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी बीजेपी की तोप थी, जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व केंद्र में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं। रोजगार मेले का केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उद्घाटन किया, जिसमें आईडीए चेयरमैन जजपाल सिंह चावला और सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। रोजगार मेले में 137 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा, उच्च शिक्षा, रक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग के नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए। 9वीं संस्करण रोजगार मेला का जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही, प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा और संकल्प से सिद्धि में प्रधानमंत्री जी ने ही साकार करके दिखा दिया है। आज 51,000 नियुक्ति पत्र पूरे देश में ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा वितरित की जा रही है। हमारी नौजवान पीढ़ी में जो क्षमता है, हमारे नौजवान पीढ़ी में जो ऊर्जा है, हमारे नौजवान पीढ़ी में जो जज्बा है, कुछ करके दिखाने का। एमपी बीजेपी की दूसरे लिस्ट में प्रहलाद पटेल का भी नाम है। वे नरसिंहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। राइजिंग एमपी के कार्यक्रम में प्रहलाद पटेल शामिल हुए थे। उस वक्त उन्होंने एमपी विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनवाते हैं। पहले शिकस्त हुई 18 में कुछ सीटों से थी, लेकिन हुई तो शिकस्त मान लेना चाहिए, हार हुई थी। उस समय की जो गलती और इस समय आप जहां पे मौजूद हैं, उसमें क्या सबक लगता है कि मौजूदा सरकार ने यहां और केंद्र में जो तमाम सारे लोगों ने जो इस मैथमेटिक्स में लगे हैं, इलेक्शन की मैथमेटिक्स में, उन्होंने सीखा या समझा या इंप्लीमेंट किया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही स्लोगन है, ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। चुनाव स्थानीय तौर पर कहीं पर लोकतंत्र में हमारे खिलाफ भी जाते हैं, कहीं पक्ष में भी आते हैं। इन बातों से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोनों लोग सीखते हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर संगठन की सामर्थ्य से हमको इतना विश्वास है कि हमारी संगठन की सक्रियता अगर है तो कोई भी ताकत मध्य प्रदेश में हमको चुनाव नहीं हरा सकती। ये बात आप मानकर चलिए। 23 में स्थिति क्या है? मैं 2003 से चुनाव देख रहे हैं, प्रमुखता से देख रहा हूं। हाँ। बीच में चुनाव हुए हैं, 2003-2023 में दोहराएगा। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।